जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो पुराना एक्सरे देखकर तुरंत बता देता है ना कि हड्डी आखिर कहाँ से टूटी है। हम बिल्कुल वैसे ही उम्मीद मार्केट में किसी कंपनी की बैलेंस शीट से करते हैं। हाँ बिल्कुल। इंसान का दिमाग वैसे भी ना चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना ज्यादा पसंद करता है। राइट। हम चाहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो, लाइक प्रॉफिट आया या लॉस हुआ, कंपनी मजबूत है या कमजोर, एकदम बाइनरी तस्वीर चाहिए होती है हमें। वही तो, हमें लगता है कि हर एक आंकड़ा एक साफ कहानी सुनाएगा, लेकिन सच बताऊं तो फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐसी सफाई हर बार नहीं मिलती। खास तौर पर तब जब हम ऐसी हाइपर ग्रोथ वाली कंपनीज की बात करते हैं। मेरा मतलब है जब कोई बिजनेस रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा हो ना, तो वो एक्सरे मशीन वाली तस्वीर थोड़ी धुंधली पड़ने लगती है। सही कहा आपने, क्योंकि उस ग्रोथ के पीछे छुपे हुए रिस्क्स या अचानक से बढ़ता हुआ खर्चा, उन सबको एक नज़र में पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। एकदम। और नए मार्केट्स में घुसने की जो जद्दोजहद होती है, उसमें हर दिन कुछ नया होता है। इन सब का एक्सरे पढ़ना सच में इतना आसान नहीं होता। लेकिन आज हम ऐसी ही एक धुंधली तस्वीर को पूरी तरह से साफ करने वाले हैं। बिल्कुल। और इसलिए आज की ये छानबीन फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड के Q4 FY 2025-26 के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उनकी जो आगे की स्ट्रैटेजी है उस पर आधारित है। हाँ, और इस विश्लेषण को हमने पूरी तरह से एक रिटेल इन्वेस्टर की नज़र से डिज़ाइन किया है, ताकि कोई आम मार्केट ऑब्जर्वर भी इस कहानी को आसानी से समझ सके। और इस पूरी डिस्कशन को ज़मीनी हकीकत से जुड़े रखने के लिए ना हमने मुख्य रूप से दो ठोस सोर्सेज का सहारा लिया है। राइट। पहला सोर्स तो आई थिंक कंपनी के रीसेंट Q4 अर्निंग्स कॉल का पूरा ट्रांसक्रिप्ट है ना। अच्छा, वहाँ मैनेजमेंट ने सीधे तौर पर एनालिस्ट्स के काफ़ी तीखे सवालों का सामना किया है। और दूसरा सोर्स है स्क्रीनर से निकाला गया उनका इन डेप्थ फाइनेंशियल डेटा, अच्छा। जो पिछले कई सालों की आर्थिक सेहत का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देता है। देखिए, इस छानबीन का मकसद सिर्फ नंबर्स पढ़कर सुनाना नहीं है। वो तो कोई भी इंसान ऑनलाइन जाकर देख ही सकता है। वही तो, नंबर्स तो हर जगह अवेलेबल हैं। एग्जैक्टली। हमारा मिशन ये समझना है कि ये कंपनी आखिर इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है। रूफटॉप सोलर मार्केट में अचानक से ऐसी डिमांड कहाँ से आ गई? और उनके जो नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लग रहे हैं, उनका आने वाले कल पर क्या असर पड़ेगा, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और एक और चीज, जब आग लगने जैसी दुर्घटना होती है या कोई रेगुलेटरी इंस्पेक्शन जैसे ग्राउंड लेवल झटके लगते हैं, तो एक काबिल मैनेजमेंट उन्हें हैंडल कैसे करता है, हम ये भी देखेंगे। ये छानबीन इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि फुजियामा फिलहाल लगभग 8,424 करोड़ के मार्केट कैप पर बैठी है। वो एक बहुत बड़ा नंबर है ना? हाँ। और पिछले 5 सालों में इनका प्रॉफिट लगभग 72.8% के कंपाउंडिंग रेट से बढ़ा है। ओ वाओ। तो जब कोई कंपनी इस स्केल पर ऑपरेट कर रही हो, तो उसके हर फैसले का सीधा असर पूरे मार्केट पर पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सीधे आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो नंबर्स दिखते हैं वो वाकई ध्यान खींचने वाले हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 26 के पूरे साल का हिसाब देखें, तो रेवेन्यू 72.3% बढ़कर 26,545 मिलियन हो गया है, यानी करीब 2,655 करोड़। राइट। ये टॉप लाइन में एक मैसिव जंप है। और सिर्फ आखिरी क्वार्टर की बात करें, Q4 की, तो रेवेन्यू करीब 900 मिलियन के आसपास रहा। ये पिछले साल के मुकाबले 87.5% का उछाल है। 87% एक क्वार्टर में। देखिए, टॉप लाइन ग्रोथ देखना तो हमेशा अच्छा लगता है किसी भी इन्वेस्टर को, लेकिन असली सवाल ये उठता है कि क्या इस बढ़ती सेल्स के साथ मुनाफा भी बढ़ रहा है, या फिर कंपनी सिर्फ मार्केट शेयर लेने के लिए सस्ते में माल बेच रही है। एग्जैक्टली। पर यहाँ आंकड़े काफी तसल्ली देते हैं। उनके जो ईबिडा मार्जिन्स हैं वो 15.1% से बढ़कर 18.5% हो गए हैं। अच्छा, मतलब हर 100 रुपए की सेल पर कंपनी अब पहले से ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा पा रही है। सही पकड़ा। और इसी का असर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर भी दिखता है, जो कि 304.1 मिलियन रहा। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है उनके ROCE और ROV नंबर्स। हाँ, वो तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी हाई हैं। वही ना, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35% और रिटर्न ऑन इक्विटी 36.4% पर खड़ा है। अब एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए
इसका मतलब क्या है? सीधे शब्दों में बताऊं तो अगर कंपनी ने अपने बिजनेस में शेयर धारकों का 100 रुपया लगाया है, तो वो उस 100 रुपए पर साल भर में लगभग 36 रुपए का सॉलिड रिटर्न निकाल रहे हैं। जो कि हैवी मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेसेस में, जहां फैक्ट्रीज और मशीन्स में करोड़ों फंस जाते हैं, वहां इतना रिटर्न निकालना सच में बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, आपका हैरान होना लाजमी है। मैन्युफैक्चरिंग अक्सर कैपिटल इंटेंसिव होती है, जिसकी वजह से रिटर्न्स थोड़े दब जाते हैं। राइट। लेकिन फुजियामा के केस में एक और बड़ा मैट्रिक है जो इस पूरी बैलेंस शीट को और भी दिलचस्प बनाता है, और वो है उनका डेट यानी कर्ज। ओ हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए। जब कंपनी नई फैक्ट्रीज लगा रही हो, लगातार एक्सपेंशन कर रही हो, तो हमेशा ये डर लगता है कि इन पर बैंक लोन्स का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा। और यही इस बैलेंस शीट का सबसे बड़ा सरप्राइज है। अच्छा। हैवी कैपेक्स और इतनी तेजी से कैपेसिटी एक्सपेंशन के बावजूद उनका जो नेट डेट टू इक्विटी रेशियो है, वो 0.85 से गिरकर सीधा 0.25 पर आ गया है। वेट, 0.25, ये तो बहुत बड़ा ड्रॉप है। मतलब आप सोचे कि एक परिवार अपना पुराना घर तोड़कर उसे 2 गुना बड़ा कर रहा है, नई मंजिलें बना रहा है, राइट। और आमतौर पर इसके लिए बैंक से एक नई और भारी लोन लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ ये परिवार न सिर्फ अपना घर बड़ा कर रहा है, बल्कि नए घर के बनने के साथ साथ बैंक का पुराना कर्ज भी चुका रहा है। ये जादू आखिर हो कैसे रहा है? देखिए, इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड कैश फ्लो मैनेजमेंट काम कर रहा है। दरअसल 2 चीजें एक साथ हुई हैं। ठीक है। पहला, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, इनके डे टू डे ऑपरेशन से इतना मजबूत इंटरनल कैश फ्लो आ रहा है कि आधे से ज्यादा खर्चे तो वहीं से पूरे हो गए। ओ, मतलब बिजनेस खुद इतना कमा रहा है कि बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ। और दूसरा, आईपीओ के जरिए जो उन्हें मार्केट से नया पैसा मिला था, उसका उन्होंने बिल्कुल सही उपयोग किया। उन पैसों से क्लियरली कर्ज चुकाया गया। सही बात है। जब आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 पर आ जाता है, तो मार्केट डाउनटर्न के समय आपके ऊपर इंटरेस्ट चुकाने का जो दबाव होता है, वो बहुत कम हो जाता है। और इससे बोरोइंग कॉस्ट घटने से नेट मार्जिन अपने आप थोड़ा और बेहतर हो जाता होगा। बैलेंस शीट सच में क्लीन दिख रही है, और शायद इसी क्लीन बैलेंस शीट और ग्रोथ की वजह से ना, स्क्रीनर का डेटा दिखाता है कि मार्केट इन्हें 27.7 का पीई रेशियो दे रहा है। हाँ, मार्केट इस समय उनकी ग्रोथ को काफी हेविली वैल्यू कर रहा है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बैलेंस शीट इतनी चमकती हुई तभी हो सकती है जब दुकानों से आपका प्रोडक्ट हाथों हाथ बिक रहा हो। बिल्कुल, बिना सेल्स के तो कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, ये माल आखिर खरीद कौन रहा है? मेरा मतलब है, इनके इन्वर्टर्स और सोलर पैनल्स की अचानक से इतनी डिमांड कहाँ से आ गई? अगर किसी को लगता है कि ये डिमांड बड़े शहरों के टेक्सावी लोगों से आ रही है, तो वो बिल्कुल गलत ट्रैक पर है। अच्छा, तो फिर डिमांड आ कहाँ से रही है? कंपनी का मुख्य फोकस और उनकी सबसे बड़ी मार्केट भारत के टियर 2 और टियर 3 शहर और गांव हैं, और इसके पीछे एक बहुत ही क्लियर कस्टमर साइकोलॉजी काम कर रही है। लेकिन एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ा आपसे और ट्रांसक्रिप्ट के इस नैरेटिव से असहमत हूँ, क्योंकि सरकार लगातार पीएम सूर्य घर जैसी योजनाओं के तहत लोगों को एक भारी सब्सिडी दे रही है। ये सच है। तो क्या ये सिर्फ सरकारी पैसों पर फूला हुआ एक टेम्पररी बबल तो नहीं है? मेरा मतलब है, जिस दिन सरकार ने सब्सिडी बंद की, क्या ये 87% की टॉप लाइन ग्रोथ अचानक से 0 पर नहीं आ गिरेगी? देखिए, ये डर हर मार्केट ऑब्जर्वर को होता है और होना भी चाहिए। लेकिन अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने इस बात का बहुत ही लॉजिकल जवाब दिया है। क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने समझाया कि छोटे शहरों में लोग सोलर पैनल सिर्फ इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि उन्हें एनवायरनमेंट बचाना है या बस सब्सिडी लेनी है। वहाँ के लोगों के लिए ये ग्रीन एनर्जी से कहीं ज़्यादा इमरजेंसी एनर्जी है। इमरजेंसी एनर्जी? मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों के पास और कोई चारा ही नहीं है? दरअसल छोटे शहरों और गांवों में जो पावर कट्स हैं और जो अस्थिर ग्रिड है, वो आज भी एक ज़मीनी हकीकत है। ये बात तो सच है। टियर 3 सिटीज में पावर कट्स बहुत कॉमन है। अब आप एक छोटे शहर के दुकानदार को सोचिए, जो गर्मियों के पीक में 4 घंटे बिना पंखे के अपनी दुकान नहीं चला सकता। उसके बिजनेस का सीधा नुकसान होता है। राइट। और गर्मी में तो वैसे भी हालत खराब हो जाती है। या फिर उस परिवार के बारे में सोचिए जिनकी रात की नींद पावर कट की वजह से खराब होती है।
इन लोगों के लिए फुजियामा का सोलर इन्वर्टर और बैटरी एक लग्जरी या ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी बन गया है। एक जरूरत। इसका मतलब है कि अगर बिजली गुल हो जाए हाँ। तो एक आम आदमी पहले ये नहीं देखता कि उसे सब्सिडी कितनी मिली, उसे पहले ये चाहिए कि उसके घर का पंखा किसी तरह चल जाए। वही बात है, ये बेसिकली एक रिलायबल बैकअप की तरह काम करता है। देखिए, सब्सिडी का बबल फूटने का डर तब होता है जब लोग सिर्फ पैसा बचाने या टैक्स बेनिफिट के लिए प्रोडक्ट खरीद रहे हो। हाँ, वहाँ रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ उनकी कोर वैल्यू प्रोपोजिशन ही पावर आउटेज से बचना है। सब्सिडी का होना तो सिर्फ आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। राइट, उसने डिसीजन मेकिंग को बस थोड़ा फास्ट कर दिया होगा। एग्जैक्टली, लेकिन ओरिजिनल डिमांड तो ग्रिड की खराबी से ही पैदा हुई है ना। और ये लॉजिक डेटा में भी साफ झलक रहा है। I mean, मैं देख रही थी कि इस अकेले साल में उन्होंने 4 लाख से ज्यादा नए हाउस होल्ड्स को अपने नेटवर्क से जोड़ा है। 4 लाख नए परिवार। और इसी के साथ उनके जो चैनल पार्टनर्स की संख्या है वो 8,900 क्रॉस कर चुकी है। ये कोई छोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है। वही तो, 8,900 पार्टनर्स को मैनेज करना खुद में एक बड़ा टास्क है। और अगर हम फ्यूचर का पोटेंशियल देखें तो भारत का ये मार्केट अभी बस शुरू ही हो रहा है। कैसे? पीएम सूर्य घर योजना के टारगेट्स के हिसाब से लगभग 7 मिलियन ऐसी इंस्टॉलेशंस हैं जो अभी होनी बाकी हैं, यानी लगभग 25 गीगावाट की एक विशाल इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी। 25 गीगावाट, ये वाकई बहुत बड़ा नंबर है। और आई सपोज फुजियामा इसमें काफी आगे है, क्योंकि वो सिर्फ पैनल तो नहीं बेचते। बिल्कुल, मैनेजमेंट ने क्लियरली कॉल पर बताया कि उनकी टोटल सेल्स का लगभग 40% पैनल से आता है और बचा हुआ 40% इन्वर्टर्स जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। और बाकी का 20% वो बैटरी से आता है। यानी एक आम कस्टमर के लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन एक ही छत के नीचे मिल जाता है। पर एक बात बताइए, जब ऐसी सुनामी की तरह डिमांड आती है तो सबसे पहले तो किसी भी कंपनी की सप्लाई चेन टूटती है ना। मेरा मतलब है, माल बेचने के लिए गोदाम में माल होना भी तो चाहिए। सही पॉइंट उठाया। इन्होंने इतने कम समय में अपना प्रोडक्शन आखिर कैसे बड़ा कर लिया? यहीं पर कैपेसिटी एक्सपेंशन का सबसे बड़ा रोल आता है। उन्होंने हाल ही में रतलाम में अपनी 2000 मेगावाट की नई सोलर पैनल फैसिलिटी पूरी तरह से सक्सेसफुली कमीशन कर दी है। 2000 मेगावाट? अच्छा। हाँ, और इस फैसिलिटी से उनकी जो ओवरऑल सप्लाई चेन कैपेसिटी है वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई है। लेकिन पैनल असेंबल करने से भी बड़ी एक स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने अब अपनाई है। वो क्या है? वो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सुनने में ये टर्म बहुत भारी लगता है, लेकिन इसका सीधा मतलब यही है ना कि जिस रॉ मटेरियल या पुर्जों से आपका प्रोडक्ट बनता है उन्हें दूसरों से खरीदने के बजाय आप खुद ही बनाना शुरू कर दें। एकदम सही समझा आपने, ताकि सप्लाई चेन पर आपका पूरा कंट्रोल हो सके। राइट। और सोलर इंडस्ट्री में ना सबसे जरूरी रॉ मटेरियल होता है सोलर सेल। अभी तक भारत की ज्यादातर कंपनीज सेल्स के लिए चाइना या दूसरे देशों पर निर्भर हैं, वहीं से इंपोर्ट करती हैं। हाँ, ये तो एक वेल नोन फैक्ट है। लेकिन अब फुजियामा ने रतलाम में ही 1200 मेगावाट की एक नई TOPCN सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने का प्लान फाइनलाइज कर लिया है। वेट, एक सेकेंड, ये TOPCon टेक्नोलॉजी क्या बला है? क्या ये किसी आम सोलर सेल से अलग होती है? हाँ, TOPCon यानी टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट। अब बिना किसी टेक्निकल जार्गन के समझें तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। ओके। जो पुराने सोलर सेल्स के मुकाबले ज़्यादा एफिशिएंट होती है। ये कम रोशनी में या जैसे क्लाउडी दिन होते हैं उसमें भी बेहतर बिजली बनाती है और इनकी लाइफ भी आम पैनल से लंबी होती है। अच्छा, मतलब क्वालिटी अपग्रेड भी है। इसमें खर्चा कितना आ रहा है उन्हें? इस 1200 मेगावाट फैसिलिटी के लिए लगभग 350 करोड़ का ऑल इंक्लूसिव कैपेक्स अप्रूव हो चुका है और मशीनरीज आने के प्रोसेस में है। लेकिन इस एक्सपेंशन की टाइमलाइन में कुछ आगे पीछे भी हुआ है ना। ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते वक्त मैंने नोटिस किया था कि इनके इन्वर्टर्स और बैटरी लाइंस की जो नई कैपेसिटी आनी थी उसमें इनको थोड़ी देरी हुई है। हाँ, वहाँ एक स्लाइड डिले जरूर हुआ है। जब आप 25 GW का मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं तो ऐसी डिलेज का मतलब तो सीधा नुकसान होता है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैनेजमेंट ने इस डिले को एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक चॉइस बताया है। दरअसल उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी लानी है अपनी फैक्ट्रीज में। फ्यूचर प्रूफ? हाँ, पूरी दुनिया अब तेजी से लिथियम आयन की तरफ भाग रही है। पहले 100 AH के बैटरी सेल्स का जमाना था। आप AH को ना ऐसे समझिए जैसे किसी गाड़ी का फ्यूल टैंक।
ठीक है। 100 AH का टैंक छोटा होता है और जल्दी खाली हो जाता है। लेकिन अब आगे का मार्केट 300 AH और उससे बड़ी कैपेसिटी के सेल्स की तरफ बढ़ रहा है। तो मतलब अगर वो अभी पुरानी 100 AH वाली मशीन लगा लेते तो कल को वो पूरी फैक्ट्री ही कचरा बन जाती। यही उनकी सोच थी। इसलिए उन्होंने नए और बड़े कैपेसिटी वाले लिथियम आयन सेल्स की मशीनरीज फ्रेश ऑर्डर की। इस डिसीजन की वजह से, और हाँ, थोड़े बहुत जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन इश्यूज भी थे, जिसकी वजह से डिलीवरी में थोड़ा वक्त लग गया। अच्छा, मतलब उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचकर प्रेजेंट में डिले सहा। कब तक आएंगी ये मशीन्स फिर? कॉल पर क्लियरली बताया गया है कि आधी मशीन्स आ चुकी हैं और बाकी रास्ते में हैं, और Q1 या मैक्सिमम Q2 2027 तक ये पूरी फैसिलिटी फुली ऑपरेशनल हो जाएगी। ठीक है, पर इस मैसिव एक्सपेंशन का एक साइड इफेक्ट भी तो हमें नंबर्स में क्लियरली दिख रहा है। कौन सा साइड इफेक्ट? स्क्रीना पर इन्वेंट्री डेज 128 से बढ़कर 180 दिख रहे हैं। पहली नजर में देखें तो लगता है कि 180 दिन का सामान दुकानों और गोडाउन में बस धूल खा रहा है और कोई उसको खरीद नहीं रहा। ये तो एक बड़ा रेड फ्लैग लगता है ना। देखिए, आंकड़े हमेशा कॉन्टेक्स्ट मांगते हैं, और आप अकेले नहीं हैं। कॉल में एनालिस्ट ने भी यही सेम डर जताया था इन्वेंट्री डेज को लेकर। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला उस पर? मैनेजमेंट ने साफ किया कि ये इन्वेंट्री अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स, यानी ना बिके हुए इन्वर्टर्स की इन्वेंट्री नहीं है। अच्छा, तो किस चीज की इन्वेंट्री है ये? जब आप रतलाम या दादरी में 2000 मेगावाट की नई फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो पहले दिन से उसे फुल स्पीड पर चलाने के लिए आपको कई महीनों का रॉ मटेरियल एडवांस में स्टॉक करके रखना पड़ता है। ओह, आई सी। तो ये जो बढ़ा हुआ इन्वेंट्री नंबर है वो मोस्टली रॉ मटेरियल का है। बिल्कुल। इस 180 दिन के आंकड़े में सबसे बड़ा हिस्सा इस नए रॉ मटेरियल का ही है। जैसे ही नया प्रोडक्शन स्टेबलाइज होगा और फैक्ट्री से माल बाहर निकलना शुरू होगा, ये इन्वेंट्री डेज ऑटोमेटिकली आम लेवल पर वापस आ जाएंगे। मेक सेंस। चले, अब उस सवाल पर आते हैं जो एक इन्वेस्टर को शायद सबसे ज्यादा चुभता है इस पूरे डॉक्यूमेंट में। और वो क्या है? देखिए, जब कंपनी टॉपकॉन सेल्स खुद बनाएगी तो बाहर से इंपोर्ट करने का खर्चा बचेगा, राइट? इसका मतलब कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगा और उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना चाहिए। हाँ, थियोरेटिकली ऐसी ही कैलकुलेशन बनती है। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में मैनेजमेंट कह रहा है कि वो इस बचे हुए मुनाफे को अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाने के बजाय सस्ते दाम के रूप में सीधे कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को पास ऑन कर देंगे। हाँ, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है। तो एक इन्वेस्टर तो यही पूछेगा ना कि भाई साहब, अपना प्रॉफिट आखिर क्यों छोड़ रहे हैं? ये तो बिजनेस के नजरिए से बेवकूफ़ी लगती है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पहली नज़र में ये मुनाफा छोड़ना ज़रूर लगता है, पर असल में ये एक बहुत लंबे खेल की शुरुआत है। लंबा खेल? हाँ, इस स्ट्रैटेजी को आप एक बहुत अग्रेसिव कस्टमर एक्विजिशन मूव समझ सकते हैं। रूफटॉप सोलर में फिलहाल मार्केट शेयर बढ़ाना जमीन घेरने जैसा है। अच्छा। जो कंपनी आज हर घर की छत पर अपनी जगह बना लेगी, आने वाले 10-15 साल वही राज करेगी इस सेक्टर पर। तो वो बेसिकली चाहते हैं कि उनके जो 8,900 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो बाकी सब ब्रांड्स को भूलकर बस उनका ही माल दिन रात बेचें। एग्जैक्ट लॉजिक यही है। जब किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ये पता होता है कि फुजियामा बेचने पर कस्टमर को प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा और उसे खुद एक अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा, तो वो उसे डबल स्पीड से पुश करता है मार्केट में। और इस चक्कर में जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो धीरे धीरे मार्केट से बाहर होने लगते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, मैनेजमेंट का क्लियर गोल है अपने कोर मार्जिन्स को 11% से 13% के आसपास सस्टेन करना, लेकिन उन्हें प्रॉफिट पर यूनिट बढ़ाने से ज्यादा इंटरेस्ट वॉल्यूम बढ़ाने में है। मतलब कम मुनाफा पर हजारों गुना ज्यादा सेल्स। आई गेस ये स्केल की असली ताकत होती है। बिल्कुल सही समझा आपने। स्ट्रैटेजी तो सच में बहुत शार्प लग रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, जब कोई कंपनी बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागती है तो झटके तो जरूर लगते हैं। बिल्कुल, बिजनेस बिना रुकावटों की तो चल ही नहीं सकता। तो अब हमें ये देखना होगा कि मैनेजमेंट इन अनफोर्सीन रिस्क्स को, यानी उन रुकावटों को कैसे हैंडल करता है जो किसी एक्सेल शीट में नहीं लिखी होती। यहाँ ट्रांसक्रिप्ट में 2 काफी बड़े क्राइसिस सामने आए थे। हाँ। सबसे पहला था बवाल फैसिलिटी की आग। हाँ। उसके बारे में क्या हुआ था? भावल में ना, इनका एक 1.3 गीगावाट का पुराना लीड एसिड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। वहाँ एक काफी भयंकर आग लगी। सबसे बड़ी राहत तो ये रही कि उस आग में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, सबकी जान बच गई। थैंक गॉड, वो सबसे जरूरी चीज है। लेकिन नेचुरली प्लांट पूरी तरह से आग के बाद बंद हो गया और वहां प्रोडक्शन को टेम्परेरीली रोकना पड़ गया।
अब इसको ऐसे सोचिए कि एक बहुत बिजी रेस्टोरेंट है, वहाँ फ्राइडे नाइट की भारी भीड़ आई हुई है और अचानक किचन का जो मुख्य तंदूर है वो अचानक फट जाए। एक ऑर्डिनरी ओनर पता है क्या करेगा? वो बाहर बोर्ड लगा देगा कि भाई आज खाना नहीं मिलेगा। पर एक समझदार ओनर रातों रात पड़ोसी रेस्टोरेंट का किचन किराए पर ले लेगा ताकि उसके कस्टमर्स का ऑर्डर ना रुके। फुजियामा ने भी तो कुछ ऐसा ही किया ना? यह एनालॉजी इस सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठती है। इस फायर इंसिडेंट में मैनेजमेंट की एजिलिटी यानी उनकी असली फुर्ती का टेस्ट हुआ है। उन्होंने अपना बिजनेस रोकने के बजाय तुरंत थर्ड पार्टी पार्टनर्स ढूंढे। अच्छा। और उन पार्टनर्स के जरिए ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग तुरंत शुरू कर दी। लेकिन एक डाउट है, उन्हें रातों रात इतनी बड़ी लीड एसिड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दूसरों के पास आखिर मिल कैसे गई? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और यहाँ उन्हें पूरे इंडस्ट्री के ट्रेंड का फायदा मिल गया। ट्रेंड कैसा? देखिए, क्योंकि पूरी दुनिया आजकल ईवीज और सोलर दोनों में लीड एसिड बैटरी छोड़कर तेजी से लिथियम आयन की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इस शिफ्ट की वजह से मार्केट में दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के पास लीड एसिड की बहुत सारी खाली कैपेसिटी ऐसी आइडल पड़ी थी। ओह, आई सी। तो फुजियामा ने बस उस आइडल कैपेसिटी का उपयोग किया। स्मार्ट मूव। एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर कवर थी। और एक सबसे जरूरी बात जो मैनेजमेंट ने पॉइंट आउट की, उनके सारे ईआरपी सिस्टम्स यानी उनका डिजिटल डेटा, ऑर्डर्स और अकाउंट्स पूरी तरह सुरक्षित रहे। क्योंकि उनका डिजिटल बैकएंड स्ट्रांग था। हाँ, प्लांट बेशक जल गया पर उन्होंने उस आग का असर बिजनेस कंटिन्यूटी पर बिल्कुल नहीं पड़ने दिया। डेटा का बचना मतलब कंपनी का दिमाग बच गया। अब जो दूसरा बड़ा रिस्क इस डॉक्यूमेंट में उभर कर आया वो थोड़ा रेगुलेटरी नेचर का था। आप बीएस इंस्पेक्शन की बात कर रही हैं ना? हाँ। बीएस यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की टीम का वहां अचानक इंस्पेक्शन हुआ था। अब देखिए, एक लिस्टेड कंपनी के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज का ऐसे सवाल उठाना इन्वेस्टर्स के बीच पैनिक पैदा कर देता है। बिल्कुल। रेगुलेटरी नोटिसेस आते ही अक्सर इन्वेस्टर्स भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट ने इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही कामली हैंडल किया है। वो कैसे? देखिए, उनके पास लगभग 500 अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स या SKUs हैं मार्केट में। BIS डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्शन के बाद सिर्फ 10 से 15 इन्वर्टर्स और बैटरीज पर कुछ सवाल खड़े किए। वेट, 500 में से सिर्फ 10 या 15? ये परसेंटेज तो बहुत ही कम है। वही तो। और उसमें भी मैनेजमेंट का ये ठोस मानना है कि जिन स्पेसिफिक मॉडल्स पर सवाल उठाए गए हैं उन पर टेक्निकली BIS सर्टिफिकेशन मैंडेटरी अप्लाई होता ही नहीं था। अच्छा, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। हाँ, उन्होंने अपना डिटेल्ड लीगल रिस्पॉन्स ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। पर चलिए, अगर हम वर्स्ट के सिनेरियो भी सोचें, मान लीजिए उन्हें एंड में पेनल्टी देनी भी पड़े, तो वो फाइन आखिर कितना होगा? कितना होगा? वो सिर्फ उन 10-15 प्रोडक्ट्स की सीजर वैल्यू के बराबर होगा। ये इतना छोटा अमाउंट होगा कि इसका उनके ओवरऑल 2600 करोड़ के रेवेन्यू, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स या पूरे एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा। ये प्योरली स्टॉर्म इन अ टी कप जैसा मामला है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे पिक्चर को अब समेटें, हमने बैलेंस शीट के मजबूत नंबर्स देखें, डिमांड के पीछे के अंडरलाइंग रीजंस समझें, मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप और बैकवर्ड इंटीग्रेशन को देखा, और आग जैसे अचानक आए क्राइसिस में उनका रिएक्शन देखा, तो एक रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में अब इस कंपनी की आखिर क्या लॉन्ग टर्म तस्वीर बनती है? तस्वीर बस ये बनती है कि फुजियामा सिर्फ मार्केट मोमेंटम या नंबर्स में लकी नहीं हुई है। उनकी ग्राउंड स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। डिसिप्लिन कहाँ दिखता है सबसे ज्यादा? उनका कैपिटल डिसिप्लिन साफ दिखता है उनके नेट डेट को 0.25 पर लाने में। उनकी स्मार्ट मार्केट स्ट्रैटेजी दिखती है टियर 2 और टियर 3 शहरों की जो नेसेसिटी डिमांड है उसको टाइम पर कैप्चर करने में, क्योंकि वहां बड़े प्लेयर्स अभी ठीक से पहुंचे नहीं हैं। और उनकी फोरसाइट कहाँ दिखती है? उनकी फोरसाइट दिखती है नए टॉपकॉन सेल प्लांट्स लगाने में, ताकि आने वाले कल की सप्लाई चेन किसी दूसरे देश के हवाले ना रहे और उनका अपना कंट्रोल हो। सही बात है। और उनके क्राइसिस मैनेजमेंट ने भी ये प्रूफ कर दिया कि ग्राउंड लेवल पर उनके बैकअप ऑप्शंस हमेशा तैयार रहते हैं। पर इन सब बातों के बाद मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल घूम रहा है जिसका जवाब इन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में शायद हमें अभी ना मिले। ऐसा कैसा सवाल है? मैं भी सुनना चाहूंगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये एस्टेब्लिश किया था ना कि इनकी ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ इसलिए आ रही है क्योंकि छोटे शहरों में
बिजली अभी भी अस्थिर है। राइट। हाँ बिल्कुल, पावर कट्स उनका को ड्राइवर है और उनके इन्वर्टर लोगों के लिए एक इमरजेंसी बैकअप का काम कर रहे हैं। पर एक सेकंड के लिए सोचिए, सरकार पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आजकल लाखों करोड़ खर्च कर रही है। क्या होगा अगर आने वाले 10 या 15 सालों में भारत का ग्रिड बिल्कुल 100% स्टेबल हो जाए? ऐसा ग्रिड जहां कभी कोई पावर कट ही ना हो। ये बहुत डीप पॉइंट है। वही ना, जब किसी को इमरजेंसी ही नहीं रहेगी तो इनकी इस इमरजेंसी बैकअप की डिमांड का क्या होगा? क्या इस कंपनी की आधी आइडेंटिटी वही खत्म नहीं हो जाएगी? ये वाकई एक बहुत डीप फिलोसॉफिकल आर्थिक सवाल है। राइट। आई मीन, जब बीमारी ही खत्म हो जाएगी तो दवाई कौन लेगा? एग्जैक्टली, मेरा वही पॉइंट था। अगर इंडिया का ग्रिड पूरी तरह फ्लॉलेस हो गया आगे चलकर, तो बैटरी बैकअप की जो ये मैसिव जरूरत है वो ड्रास्टिकली गिर जाएगी। तब लोग रूफटॉप सिस्टम सिर्फ इसलिए लगाएंगे ताकि ग्रिड को एक्स्ट्रा बिजली वापस बेच के अपने यूटिलिटी बिल्स को जीरो कर सकें। तो तब फुजियामा को क्या करना होगा? तब फुजियामा को एक इमरजेंसी बैकअप कंपनी से ट्रांसफॉर्म होकर पूरी तरह से एक ग्रिड एक्सपोर्टिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बनना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये उनकी अगली सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और वैसे भी इस तरह के कंटिन्यूस एवोल्यूशन के बिना तो कोई कंपनी दशकों तक जिंदा नहीं रह सकती ना। ये छानबीन सिर्फ आज के नंबर्स और कल के प्रॉफिट्स के बारे में तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में थी कि एक कंपनी अपनी मार्केट कंस्ट्रेंट्स को, चाहे वो खराब पावर ग्रिड हो या महंगी इंपोर्ट वाली सप्लाई चेन, उसको एक मैसिव अपॉर्चुनिटी में आखिर बदलती कैसे है। और आगे जाकर जब वो कंस्ट्रेंट्स सोसाइटी में बदलेंगे तो इनकी स्ट्रैटेजी कितनी जल्दी नए माहौल में पिवट करती है, ये देखना सच में दिलचस्प होगा। बिल्कुल। फिलहाल के लिए फुजियामा की जो धुंधली एक्सरे पिक्चर थी वो अब काफ़ी साफ नज़र आ रही है। आप भी अपने हिसाब से मार्केट के इन आंकड़ों को तोलते रहिए और इन हाइपर ग्रोथ बिजनेसेस की बदलती कहानी पर नज़र रखिए। एक इन्वेस्टर के रूप में यही सबसे ज़रूरी काम है।